साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, पर उसे मिटा खुद अपनी किस्मत लिखने का मज़ा कुछ और है। किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़कर ना रहने वाले और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं दिनेश पवार आज आपके साथ हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, चाहे एसीएफ हो, चाहे कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, प्लांट प्रोटेक्शन या फिर प्लांट पैथोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो आने वाले रोग हैं जिससे हमारी फसलों को नुकसान होता है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बन जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक ऐसे ही पादप रोग के बारे में जिसे हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। जी हाँ, नाम तो है इसका सिट्रस कैंकर, लेकिन हम इसे सिट्रस कैंसर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है और फैलने के बाद ये पौधे को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कि कई बार जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सिट्रस कैंकर के रोग कारक, उसके लक्षण और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए। सबसे पहले बात कर लें सिट्रस कैंकर आखिरकार है क्या चीज़। तो सबसे पहली बात तो जानना बहुत ज़रूरी है कि सिट्रस कैंकर नींबू वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, जैसे चाहे नींबू है, चाहे मौसमी है, चाहे संतरा है, किन्नू है, ये जितने भी फल हैं सिट्रस हमारी फैमिली के, उन सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोग है। और ये क्वेश्चन जो है वो आईसीआर हमसे पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नींबू वर्गीय फसलों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोग कौन सा है, सिट्रस कैंकर। सेकंड बात करें कि सिट्रस कैंकर आखिरकार होता किससे है, तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। और ये क्वेश्चन हमसे जेट में भी पूछा जा चुका है और आईसीआर में भी पूछा जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोग कारक बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे वायरस है, फंजाई है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है। तो इन सभी में से बैक्टीरिया जो है वो सिट्रस कैंकर का कारण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो सिट्रस का या जो कैंकर है उसका मतलब क्या होता है। तो कैंकर जो शब्द लिया हुआ है ये लैटिन एक शब्द है और इसका मतलब होता है बहुत ही हार्ड और बहुत ही खुरदरी सी एक संरचना। तो हम कह सकते हैं कि ये कैंकर नाम जो है वो हमें इसके लक्षणों के बारे में यहीं पर बता देता है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी हमारे पत्तियां हैं, फल है, तना है, उस पर खुरदरी और कठोर संरचना बनती है। किस तरह से बनती है वो हम अभी सिम्टम्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें इस बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। तो नाम याद रखेंगे, ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडेस पीवी सिट्राई। पूरा नाम जो है इसका वो क्या है, ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडेस पीवी सिट्राई। और ये क्वेश्चन हमसे राजस्थान प्री पीजी के अंदर पूछा जा चुका है। सेकंड बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है, तो बीएचयू का जो एग्ज़ाम होता है पीजी के अंदर हमारे एडमिशन के लिए, बीएससी के लिए, उसमें सन 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडेस पीवी सिट्राई जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ओके, सिट्रस कैंकर है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताइए, तो वो कौन सा हो जाएगा, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस या फिर ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडेस पीवी सिट्राई। और कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाता है कि अगर ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तब क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम पर हमें ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडेस पीवी सिट्राई ही टिक करना है क्योंकि ये इस बैक्टीरिया का नया नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लें कि ये जो रोग है या फिर ये रोग कारक जो है वो किस तरह से एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। तो ध्यान रखेंगे ये एक वायु जनित रोग है जो हवा के सहारे सबसे ज़्यादा फैलता है। जैसे ही तेज हवा चलेगी, टहनियाँ आपस में टकराएगी, तो उस समय पर यह बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है और कई बार इसे जो हमारा सिंचाई का जल है उसके साथ भी दूसरे पौधे पर जाना देखा गया है। तो मेनली हम ध्यान रखेंगे कैसा है, वायुजनित, और इसके साथ साथ ये पानी द्वारा भी एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में।
तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रख लीजिए कि इसके जो लक्षण हैं वो हमें पौधे के हर एक भाग पर दिखाई देते हैं, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे उसके फल हों, चाहे टहनियाँ हों, चाहे तना हो, हर जगह पर इसके लक्षण जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर लें कि जो हमारे फल हैं उस पर किस तरह से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो मार्केट में आप गए होंगे, कई लोगों ने नींबू खरीदे भी है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे फल हैं उन फलों पर कुछ इस प्रकार के जो हमारे गड्ढे हैं या फिर कुछ इस प्रकार की संरचना जो है वो बनी होती है। क्या ऐसे फल हमें अच्छे लगते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, फलों की जो आकार या फलों का जो रंग है वो भी खराब होता है, उसके साथ साथ इसकी वजह से फलों की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। ऐसे फलों को लोग कम पसंद करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो पौधे पर जो हमारे फल हैं उन पे सबसे पहले तो वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बनते हैं, मतलब जैसे किसी ने पानी की बूंदें गिराई हो, इस प्रकार के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे जो हैं वो बड़े होने लगते हैं और ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो ब्राउन कलर के हमें इसके ऊपर स्पॉट्स दिखते हैं। और सबसे खास बात जो है इन धब्बों की वो यह है कि इनके ऊपर हमें येलो हेलो दिखाई देता है, मतलब एक पीले रंग की जो रिंग है वो हमें इन धब्बों के आसपास दिखाई देती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ब्राउन कलर का स्पॉट है उसके बाहर क्या है, पीले रंग की एक हमारे पास पूरी की पूरी रिंग दिखाई दे रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, येलो हेलो कहते हैं। ओके, तो ये है हमारे फलों पर होने वाले जो लक्षण हैं। सेकंड हम बात कर लें टहनियों पर और उसके साथ साथ पत्तियों पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पत्तियों पर भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे फलों पर जो लक्षण दिखे हैं सेम टू सेम वही लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों पर भी हमें इसी तरह से भूरे रंग के स्पॉट्स दिखेंगे। उससे हमारे लिए नुकसान वाली बात क्या होती है कि पत्तियों पर जो क्लोरोफिल होता है उसका नाश हो जाता है। ओके, तो क्लोरोफिल खत्म हो गया और क्लोरोफिल नहीं है तो क्या पत्तियां फोटोसिंथेसिस करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और इसकी वजह से पौधे की जो बढ़वार है, पौधे की जो अच्छे से ग्रोथ हो रही है वो वहाँ पर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें कि ब्रांचेस पर या तने पर क्या होगा, तो वहाँ पर भी इसी तरह से भूरे रंग के या फिर ग्रे रंग के इस तरह से बड़े बड़े धब्बे बनते हैं और जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता और ऐसे पौधे हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और एट लास्ट पौधा है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारी बीमारी है सिट्रस कैंकर, इसका हमें प्रबंधन करना हर हाल में ज़रूरी हो जाता है। हम इसे देखते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ हमारे फ्रूट्स के ऊपर, हमारे प्लांट के ऊपर ये लक्षण दिख रहे हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमें सबसे पहले इसके मैनेजमेंट के बारे में जान लेना चाहिए। एक नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पत्तियों पर और इसकी टहनियों पर धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर हमने जैसे बात करी कि ब्राउन रंग के धब्बे बनेंगे और वो पीले रंग के आवरण से घिरे रहते हैं। ठीक है, तो और उसके साथ साथ टहनियों पर देखें तो टहनियों पर भी इस तरह से ब्राउन कलर के क्या है, बड़े बड़े धब्बे बन रहे हैं। तो ये इसके सिम्टम्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम बात कर लें इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है प्रूनिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या चीज़ होती है वो हम हॉर्टिकल्चर के वीडियोस में आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। और प्रूनिंग करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है और जिस जगह पर ये पहले से प्रेजेंट है उस पार्ट को हमें काट कर फेंक देना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें तो हमें सिंचाई जल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम बिल्कुल धुरे बनाकर और सिंचाई करते हैं, उससे क्या होगा, अगर बैक्टीरिया एक प्लांट पर है तो वो दूसरे प्लांट पर पानी के साथ पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हमें नींबू के पौधों के आसपास जो है वो एक गड्ढा बनाना चाहिए, थाला बनाना चाहिए और वहाँ पर इसमें सिंचाई करनी चाहिए ताकि एक पौधे से दूसरे पौधे पर ना पहुँचे। या फिर हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन है, जो इसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।
क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। और ये यहाँ पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके कंट्रोल के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ओके, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हम दो तरीके से यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला तो हम कर सकते हैं कि हमारे जो पौधे हैं उन पर स्प्रे करें। तो ध्यान रखिए, जैसे ही पौधों के अंदर फूल आने लगते हैं उन पर सबसे पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना चाहिए। कितना करेंगे, 1000 ppm। ओके, तो 1 मिलीग्राम हम 1 लीटर में मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 ppm। तो उसी के हिसाब से जब हम 1 ग्राम मिलाएंगे 1 लीटर में तो उसे हम 1000 ppm कहेंगे। ठीक है, तो 1000 ppm का जो सॉल्यूशन है उसका हमें फूल आते ही स्प्रे करना होता है प्लांट्स के ऊपर। और दूसरा स्प्रे करना होता है जब हमारे जो फल हैं वो बिल्कुल मटर जैसे होने लगते हैं, उस साइज के हो जाते हैं, तो उस टाइम पर दूसरा स्प्रे करना है। ओके, और थर्ड हम बात करें इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का क्या दूसरा हम तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं जड़ के उपचार के लिए। तो अगर आप नींबू की नई पौध लगा रहे हैं, वहाँ पर नया पौधा स्थापित कर रहे हैं, तो उस टाइम पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर उसमें जड़ों को 5 मिनट के लिए डिप करें और उसके बाद उसे बुआई करें। तो इस तरह से हम इसका जड़ उपचार भी कर सकते हैं। ओके, बात करें हम यहाँ पर प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग के अंदर एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ही हमने प्रूनिंग करी तो हमारे पौधे का जो भाग है वो वहाँ पर खुला रह गया। अगर हमने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वहाँ पर कोई दूसरी फंजाई या दूसरे बैक्टीरिया आकर वहाँ पर अटैक करेंगे। तो इसीलिए हमें वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है वो यूज़ करना है, जिसे हम बोलते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर। क्या कहेंगे, बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने करी थी? अगर आपको ये चीज़ पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, और लास्ट बात करें तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए क्वारंटीन मेजर। जिस तरह से हमने अभी कोविड-19 के अंदर यूज़ करे थे क्वारंटीन मेजर, सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, हमारे नींबू के जो पौधे हैं उसमें क्वारंटीन मेजर यूज़ करने हैं। किस प्रकार से होंगे कि आप किसी भी ऐसी जगह से पौधे ना लेकर आएँ जहाँ पर सिट्रस कैंकर पहले से मौजूद है, या फिर अगर आप ले भी आए हैं तो ऐसे पौधों को आप अलग से लगा कर देखिए कि वहाँ पर सिट्रस कैंकर आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो उस पौधे को अलग से उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपके पूरे बगीचे को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सिट्रस कैंकर जो है उसकी सारी जानकारी हमने यहाँ पर बात करी है। आपके लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।